हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा त्रिपाठी। होप यू आर डूइंग वेल। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज आपको अपनी आंसर कॉपी दिखाऊंगी और रियल टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। और ये मेंस जो इस साल का दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 का, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और जो लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अगले साल के प्रीलिम्स के लिए लगे हुए हैं, उनको पहले से, चूँकि मेंस रेडी रहना है, मैंने पहले ही कहा है, तो इस कॉपी से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस कॉपी को मैं पहले पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी रियल टाइम में, और लास्ट में मैं इसको यूपी पीसीएस टॉक्स के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं अपलोड करूँगी। तो शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ें जो भी समझा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाला ये वीडियो है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये क्या है, ये टेस्ट नंबर 18 है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने लगभग 70 टेस्ट लिखे थे, और तो उसी में से मैं क्या करती थी कि डेली यहाँ पे टेस्ट नंबर डालती थी। और डेट है 7 जुलाई 2022। ये शायद मैं एकेडमी में रह करके ही मैंने टेस्ट लिखे थे और ऑनलाइन लिखे थे। इसको फिर स्कैन करते थे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहाँ पे भेज देते थे। वहाँ से चेक्ड आंसर कॉपी आती थी। चेक्ड इसलिए नहीं दिखाया ना क्योंकि उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ सब कुछ है। तो पहले मैं आज आपको एक प्रोटोटाइप का दिखाऊंगी कि बिना फ्रेश कॉपी, और उसके बाद में मैं चेक्ड वाली भी डालूंगी। अगर आपको चाहिए हो मुझे मैसेज करना, मैं डाल दूंगी। तो ये क्या करते थे कि हम डेली टेस्ट लिखते थे इस पर, कि जितना भी हो रहा है लिखते जाते हैं। तो ये 18वां नंबर का टेस्ट है। और इसमें क्या था कि डेली आंसर राइटिंग मैंने ज्वाइन की थी। इसमें 7 क्वेश्चन होते थे एक दिन में, और इसका 1 घंटे के अंदर लिखते थे। और चूँकि ये मैंने रियल टाइम में लिखी थी, विदिन, मेरे पास एक घड़ी थी, खरीदी थी टाइमर वाली, 1 घंटे का। 1 घंटे के बाद वो अपने आप बंद, और हम लिखना बंद कर देते थे। तो रियल टाइम में लिखिए तो थोड़ा आंसर राइटिंग और राइटिंग में भी आप देख सकते होंगे। तो ऐसा सब रहता है। एक इसको शुरू करने के से पहले मैं कहूँगी, देखो 1 घंटे में मैंने लिखा था 7 क्वेश्चन। ये तो हो गया इस टेस्ट की बात, बट रियल टाइम में आपको कैसे करना है आप अपना प्लान समझ लीजिए एक बार। देखो 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, 10 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले। अब क्या करना है, आपके पास घंटे कितने, 180 मिनट होते हैं लिखने को ना। 3 घंटे 60 मिनट से 180 मिनट। 180 मिनट में मैंने क्या किया था, मैंने 170 मिनट में फिनिश करने का टारगेट रखा था। तब जाके मेरे 180 मिनट में 200 क्वेश्चन हो पाए थे। कैसे किया था कि जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो 10 क्वेश्चन आते थे ना शॉर्ट वाले, उनको मैं 7 मिनट में लिखने की कोशिश करती थी। मतलब 70 मिनट में हमें शॉर्ट आंसर कंप्लीट करने हैं। फिर जो 10 क्वेश्चन आते थे लॉन्ग आंसर वाले, उनको 10 मिनट में एक क्वेश्चन, तो 100 मिनट में फाइनली आपको 170 मिनट में कंप्लीट करना है। तो आप भी मोटा मोटा ऐसा प्लान बना सकते हैं। माइक्रो मतलब स्ट्रैटेजी इसको कहेंगे, कि मिनट्स में भी आपको डिसाइड कर लेना है कि एक शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो विदिन 7 मिनट्स you have to write your intro, body, conclusion, diagram, reports, data, each and everything within 7 minutes। तो जब भी आप ये मेरी कॉपी पढ़ रहे हो ना, तो आप ये देखते रहना कि मैंने ये 7 मिनट में लिखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस कॉपी को देखना प्लीज़, कि 7 मिनट में मैंने क्या क्या लिखा, और फिर अपने को एनालाइज करना कि क्या मैं 7 मिनट में इतना सब लिख पाता हूँ कि नहीं। ठीक। सो पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमंस हैव इंटेंसिफाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डिस्कस। तो जब भी डिस्कस टर्म आए, इलाबोरेट टर्म आए, एनालिसिस आए, कमेंट आए, तो यू शुड बी वेरी थॉरो विद दीज टर्म्स, कि आखिर लिखना क्या है। डिस्कस का मतलब है सब कुछ डिस्कस करना है, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, डेटा के साथ सब कुछ। तो इसमें क्वेश्चन है कि ह्यूमंस हैव इंटेंसिफाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। मतलब ह्यूमन ने इंटेंसिफाई किया है नेचुरल डिजास्टर को, क्योंकि डिस्कस करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड उठाएंगे। कीवर्ड क्या है, नेचुरल डिजास्टर। द नेचुरल डिजास्टर जनरली अकर ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज, बट रिपोर्ट सेज दैट एंथ्रोपोजेनिक रीजन हैव इंटेंसिफाइड द डिजास्टर। अब मैंने क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा था कि नेचुरल डिजास्टर किस लिए हुए हैं, ह्यूमन ने इंटेंसिफाई किया है। बट ह्यूमन ने इंटेंसिफाई किया है, बट एक्चुअल में नेचुरल डिजास्टर का रीज़न पहले तो नेचुरल रीज़न होते थे। ठीक, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो कहती है नेचुरल तरीके से भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी। बट एंथ्रोपोजेनिक रीजन, तो मैंने इस इंट्रो को पढ़िएगा, मैंने इस इंट्रो में दोनों बातों को रखा है कि एक तो नेचुरल रीजन की वजह से अलॉन्ग विद एंथ्रोपोजेनिक रीजन, दोनों ने इसकी वजह से अक्कर होते हैं, बट एंथ्रोपोजेनिक रीजन ने इंटेंसिफाई किया है। सम अप हो गया बॉडी इसका इंट्रो। अब इंट्रो के बाद मैंने एक वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट पढ़ी थी,
इसको मेरे पास मैंने डेटा बुक बनाई थी, उस डेटा बुक में सारी रिपोर्ट्स एक साथ लिखी थी। तो वहीं पे वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट थी, वो कहती है कि इंडिया अमंग टॉप 10 प्रोन एंड 27 स्टेट्स आउट ऑफ 35 आर डिजास्टर प्रोन। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल है। इसको आप कैसे, जैसे कहते हैं ना, सब्सटेंशिएट करना होता है कि आपने कुछ लिखा तो आपको सब्सटेंशिएट करना है कि हाँ बात में कितना दम है। तो दम दिखाने के लिए हमने क्या किया, रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट भी कह रही है कि इंडिया टॉप 10 है और 27 स्टेट्स इसके डिजास्टर प्रोन है। अब देखो, कह रहा है ह्यूमन ने इंटेंसिफाई किया, लेकिन डिस्कस है तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसलिए हमने छोटे से 4 या 5-6 रीज़न दे दिए कि नेचुरल रीज़न भी होते हैं। पूरा इलाबरेट नहीं किया, सिर्फ लिख दिया कि प्लेट टेक्टोनिक, मेटेराइट, एल नीनो, अंडर ग्राउंड प्लेसमेंट, वेराइटीज़ एंड चेंज इन रोटेशन। फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे आए जो कह रहा था ह्यूमंस हैव इंटेंसिफाइड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मैं, चूँकि ये मेन कोर क्वेश्चन तो यही है, तो कोर बॉडी तो यही है, तो चूँकि कोर बॉडी, इसलिए हम यहाँ पे रिपोर्ट्स डालेंगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट डाल दी, एक रिपोर्ट वर्ल्ड रिस्क की आ गई, एक रिपोर्ट आईसीसी की आ गई। यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ चुका है एंड एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। इट रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर। कौन कौन से, एक तो कोस्टल रीजन, फिर दूसरा ग्लेशियल, फिर तीसरा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इन सब की वजह से हो रहा है। फिर क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट, रिवर्स का हो रहा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इनको मैंने इलाबोरेट कर रहा है। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इस बंदे को पता है कि ह्यूमन ने इंटेंसिफाई ज़रूर किए हैं बट नेचुरल रीज़न एट द सेम टाइम काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये हो गया हमारा बॉडी। चूँकि ये 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन था, ये 7 मिनट में मैंने कंप्लीट किया था, तो दिस इज़ कंक्लूज़न। अब कंक्लूजन में क्या लिखा, ड्यू टू ह्यूमन एक्शन न्यू डिजास्टर्स लाइक हीट वेव, पेस्ट अटैक, मोर साइक्लोन इन अरेबियन सी हैव बीन ऑल्सो राइजिंग डे बाई डे। सो दैट्स अ कंप्लीट आंसर। अब मैंने क्या किया, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था इसका मैंने छोटा सा इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद इसको एक रिपोर्ट और डेटा से सब्सटेंशिएट किया। फिर होलसम आंसर बनाने के लिए मैंने नेचुरल रीज़न को भी इसमें कोट किया, एंथ्रोपोजेनिक रीज़न को कोट किया और साथ में कंक्लूज़न लिख दिया। सो आपको क्या सीखना है या इस आंसर से, पहली बात इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न, 3 पार्ट्स में आपका आंसर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट्स, डेटा, इंडिसेस, जितना जो कुछ आपने पीटी में पढ़ा था उसको एक जगह इकट्ठा करिए और डालने की कोशिश करिए अभी से। जब ये प्रैक्टिस आप 80-90 दिन करेंगे तब रियल टाइम में आप लिख पाएंगे, ठीक। तो डेटा वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या है, पॉइंट फॉर्म में लिखिए। पॉइंट फॉर्म में लिखने से क्या होता है, देखो आपको एलिजिबल लग रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि, और फिर अंडरलाइन करिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, अंडरलाइन करिए। एक काम और, मार्जिन के इधर उधर बिल्कुल मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि मार्जिन के से जगह छूट जाए वो चलेगा, लेकिन मार्जिन के बाहर मत जाइएगा, किसी भी कीमत पे मत जाइएगा। एक लाइन में अगर आप 1 2 3 4 5 सेंटेंस वर्ड लिख पा रहे हैं, बस उतना ही लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है मार्जिन के बाहर की जाने की। ये इस बार मैंने नया किया था। वैसे मैं क्या करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फेंकने की कोशिश करती थी, जितना कंटेंट लिख दें, लंबे लंबे सेंटेंसेस। इस बार मैंने अपने को रिस्ट्रिक्ट किया था कि नहीं, इसके बाहर नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। कम लिखेंगे लेकिन सॉलिड लिखेंगे। सो अगला क्वेश्चन ये है कि सुनामी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुनामी एंड मेंशन इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। आप ना वीडियो को पॉज करके अपने पॉइंट भी नोट करते जाइएगा कि जो जो मैं बताती जा रही हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि सुनामी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि सुनामी को आपको पढ़ना है कि क्या होता है, उसके कॉज बताने हैं, इफ़ेक्ट बताने हैं। मतलब 3 चीज़ों में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सुनामी क्या है, उसके क्या कॉजेस हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहला इंट्रो हो गया कि भाई सुनामी क्या है। तो सुनामी की छोटी सी डेफिनेशन, अंडर वाटर अर्थक्वेक इन विच लार्ज एंड इंटेंसिफाइड सरफेस वेव्स जनरेट विच इंटर्स और रन टुवर्ड कोस्ट। ये जितना मुझे उस टाइम रियल टाइम पे आ रहा था मैंने लिख दिया। आपको और अच्छी डेफिनेशन याद है तो आप वो लिख दीजिए। कॉजेस, अच्छा अब कॉजेस में मैंने क्या किया, पॉइंट वाइज बनाया। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट अंडर सब, मैंने पूरा नहीं लिखा कि सुनामी कॉजेस ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट अंडर दिस एंड दैट, नहीं। फिर मैंने ये भी नहीं लिखा कि सुनामी अकर्स ड्यू टू दिस एंड दिस, नहीं, मत लिखिए।
कम लिखिए, सॉलिड लिखिए। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेथड, और जो भी आपने कीवर्ड डाले ना उनको अंडरलाइन करते रहिए, ऐसे ऐसे। लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो, अंडर वाटर वोल्केनिज्म, बस लिख दिया, 5 पॉइंट हो गए भाई। हमें जो क्वेश्चन 7 मिनट में लिखना है उसमें 5 पॉइंट कॉजेस के लिख दे, 5 पॉइंट इफेक्ट के लिख दे, एक इंट्रो लिख दिया, ख़त्म। मेजर सुनामी अकर नियर पैसिफिक रिंग, हमने देखो ये डेटा दे दिया, पैसिफिक रिंग के पास फॉलो इन मेडिटेरियन प्लेट। अब हम चाहते तो अगर बड़ा क्वेश्चन आता, यही बड़े क्वेश्चन में लिखने को आता, 20 नंबर वाला, 15 नंबर जो भी है, तो हम क्या करते, छोटा सा वर्ड मैप बनाते और फिर बताते कि कैसे कैसे पैसिफिक रिंग में होता है और ऐसे होता है। चूँकि टाइम नहीं था तो हमने इतना किया। इफेक्ट्स में आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम ये एंड डेप्थ विच इट जनरेट्स, लिख करके फिर इफ़ेक्ट आया। अच्छा, अब हम इफ़ेक्ट चाहते तो हम सिर्फ इफ़ेक्ट लिखते और 1 2 3 4 5 करके लिख देते, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो कर लिया था। अगर सेम रखते तो एग्जामिनर को नया क्या लगता मेरी कॉपी में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉजेस छोटे से बता के इस तरह का डायग्राम कुछ बनाया। दूसरा रीज़न मेरा इस तरह बनाने का क्या था, क्योंकि इफ़ेक्ट जो हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके के होंगे कि इकोलॉजी पे होंगे या इकोनॉमी पे, सोशल पे। हम एक एक करके लिखेंगे तो छोटा सा आंसर लिखना है 2 पेज में, कैसे लिख पाएंगे। तो होलसम बनाना था ना, कि एग्जामिनर को पता चले कि हम मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम सोशल भी डायमेंशन डालेंगे, भले ही 2 पॉइंट डालें, कोई बात नहीं। बट एग्जामिनर को पता चल गया ना कि अच्छा इसको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है इसकी। तो हमने सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल कर दिया। यहाँ पे बहुत नहीं लिखा, बस ऐसे लिख दिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड, वाटर कंटामिनेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू मार्सी लैंड, ग्रीन हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज, नेशनल वेल्थ रिहैब, ये सब लिख दिया और ख़त्म किया। फिर ये आ गया कंक्लूज़न। अब चाहे जितनी भी आप जल्दी में हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन मत छोड़िएगा कि ओपन एंडेड आंसर छोड़ दिया है, एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन एंड कहाँ हो रहा है। मैंने क्या किया, लिख दिया विद सेवरल स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, लाइक जो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, डेटाबेस ऑफ क्वेश्चनिंग मूवमेंट, डैमेज रिड्यूस्ड इन द फ्यूचर। ये क्या है, ये वे फॉरवर्ड टाइप का है कि हाँ इतने इफ़ेक्ट और इतने कॉजेस हैं, लेकिन हम अगर स्ट्रक्चरल मेजर अपनाएं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर अपनाएं, डेटाबेस रखें, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा ये फ्यूचर में भी सोचता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, पहली कि आपको दिखाना है कि आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखते हैं। कैसे दिखाओगे, अपनी कॉपी के थ्रू। दूसरा कि एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करना है, जब अगर क्वेश्चन में आपने कुछ हट के करना है, हर टाइम ये सोचना है। तीसरा आपको क्या करना है, आपने कोई फैक्ट लिखा, उसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करिए। नहीं आप हर पॉइंट में लिख पाते हैं तो एटलीस्ट अगर 5 पॉइंट लिखते हैं तो 2 पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल डाल दीजिए, कोई डेटा डाल दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बहुत इन डेप्थ में थिंकिंग रखता है, ऐसा कुछ हवा में नहीं फेंक रहा, कोई वेक पॉइंट नहीं बना रहा है। टाइम नहीं था इसलिए पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन अगर टाइम होता तो ये बच्चा और भी ज़्यादा लिखता। जैसे आपने नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में लिखा कि लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम, डेटाबेस, तो इससे क्या लग रहा है कि मतलब यू नो ना अबाउट स्ट्रक्चरल थिंग्स, नॉन स्ट्रक्चरल थिंग्स, यू नो सुनामी एंड इट्स मेजर्स इन वेरी डेप्थ। एग्जामिनर को बस इतना पता चल जाए, वो नंबर देना शुरू कर देगा। फिर तीसरे पे आते हैं, अर्थक्वेक इज़ एन एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर मोर देन नेचुरल। तो आपको क्या बताना है कि अर्थक्वेक डिजास्टर है, नेचुरल भी और एंथ्रोपोनिक। पहले नेचुरल ज़्यादा है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक ज़्यादा हो गया है, नेचुरल कम रह गया है अर्थक्वेक जो हो रहा है, बस ये समझाना है। इसमें कीवर्ड आपको अर्थक्वेक है। दूसरा है कि इसको क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एग्जामिनर को तुम्हें ये समझाना है कि एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर ज़्यादा है अर्थक्वेक रेदर देन नेचुरल। क्या करें, चुपचाप इसमें आप इंट्रो शुरू करिए डेफिनेशन के साथ में, बेस्ट रहता है। जहाँ पे डेफिनेशन का स्कोप है डेफिनेशन डालिए। जैसे अर्थक्वेक इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस व्हिच सीक्स अर्थ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब क्या था, मेरे पास कोई बहुत मतलब कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स डेफिनेशन नहीं थी, जो मुझे रियल टाइम में समझ आ रही थी मैंने वही डाली थी। अगर आपको और अच्छी लग रही है तो आप डाल सकते हैं। ये कॉपी ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत आइडियल या परफेक्ट कॉपी है, बट जो मैंने सीखा, जो मैंने किया, उस वजह से मुझे टोटल 912 नंबर मिले हैं फाइनल में।
मैं कुछ अगर आपको सिखा सकूं तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी अगर आपको इससे भी अच्छा कुछ मिल रहा है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, डेफिनेशन डाला, फिर लिखा इंडिया इज सीवियरली इम्पैक्टेड फ्रॉम द अर्थक्वेक ड्यू टू देयर जोग्राफिकल लोकेशन। मैंने क्या बता दिया कि जोग्राफिकल मतलब नेचुरल, मतलब इंडिया नेचुरल रीजन की वजह से तो पीड़ित है ही है, लाइज इन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। फिर आता है कि नेचुरल रीजन्स क्या हो सकते हैं। तो नेचुरल रीजन चूँकि हमें दोनों रीजन दिखाने हैं, तो मैंने छोटा सा एक मैप बनाया रियल टाइम में और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या है, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2 ये सब करके बताया मैंने। और फिर उसके बाद में मैंने अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बताया उसमें ये पूरा मैप बना दिया छोटा सा। मैप में जोन 5, जोन 4, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आपने लिख दिया, फिर वोल्केनिज्म लिखा, फिर प्रेशर एक्सर्ट फ्रॉम लार्ज वाटर कॉलम एंड फॉल्टिंग इन द ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये सारे आपने नेचुरल रीजन बता रहे, जैसे प्लेट टेक्टोनिक का, वोल्केनिज्म, प्रेशर एक्सर्ट करता है, फॉल्टिंग होती है। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल डाला, जैसे मैं नहीं कह रही थी कि 4 अगर आपने पॉइंट लिखे तो आपको एग्जाम्पल 1-2 में डाल दो। वोल्केनिज्म कहाँ से डाला, जापान में जैसे होता है, फॉल्टिंग ब्रह्मपुत्र वैली में हुई है। तो ऐसे करके ये जो फिगर है ना, ये आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा। ये कहाँ से मैंने लिया है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एनसीईआरटी जब आप 11th-12th की पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह से फिगर हैं, आप इन फिगर को उठाइए अपनी डेटा बुक में, फिगर वाले जो चैप्टर है ना उसमें करके आराम से बना करके रख सकते हैं। अर्थक्वेक का, फिर कोई मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिवर का कैसे जा रही है, वो सब कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया नेचुरल। अब मुझे दिखाना क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से ज़्यादा होता है। तो कैसे करेंगे कि अर्थक्वेक इज़ मोर एंथ्रोपोजेनिक इन द नेचुरल। कैसे, रीजंस क्या हैं। रीजंस में पहला कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, एक्सप्लोजन इन हिली एरियाज़ होते हैं, लार्ज हाइड्रो पावर डैम होते हैं, इससे प्रेशर आता है, लैंडस्लाइड आती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अनअर्बनाइजेशन अनप्लान्ड है, ये सारे 4-5 पॉइंट हमने बता दिए। लास्ट में ये हमारा कंक्लूज़न है जो मैंने ड्रॉ किया था। कंक्लूज़न क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। ये फिर से अगेन वे फॉरवर्ड है कि थोड़ा सा पॉजिटिव लुकिंग हमने बताया है। तो इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ फ्लड इन इंडिया, सजेस्ट वे टू मिटिगेट। तो पहला कीवर्ड फ्लड क्या है, दूसरा कीवर्ड कॉजेस क्या क्या हैं, आपको क्या क्या कॉजेस हैं फ्लड के। अब इसमें नेचुरल कॉज, एंथ्रोपोजेनिक 2 में डिवाइड करके हमेशा लिखना अगर कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब हर एक कॉज और इफ़ेक्ट जैसे भी आता है ना, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा उसको मल्टी डायमेंशनल सोचने की कोशिश करिए कि अच्छा कोई भी घटना घट रही है, उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट किसी एक एरिया में तो पड़ेगा नहीं, कई एरियाज़ में पड़ेगा। और इन सब में आपको अब जब सिलेबस एनालाइज करते हैं तो सिलेबस वाइज जाइए। जैसे सिलेबस में क्या है, ज्योग्राफी दी गई है तो ज्योग्राफिकल सोचिए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी है तो सोशल सोचिए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इस तरह का सोचिए। फिर आप 1 या 2 या 3 जितने डायमेंशन आप लिख सकते हैं उस टाइम में, 7 मिनट 10 मिनट में उतना लिखने की कोशिश करिए, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। एक फ्लड कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड कॉजेस, तीसरा कीवर्ड मिटिगेट करने के वेज। 3 कीवर्ड हैं। तो पहला, फिर अगेन स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फ्लड इज इनंडेशन ऑफ द ड्राई एरियाज ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर चैनल्स वाटर बोर्ड। ये मेरा इंट्रो है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कॉपी जब यूपीपीसीएस की आपको रियल टाइम में मिलेगी तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने क्वेश्चन लिख करके दिया, तो कई सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, यहाँ से आंसर है, यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे कि जैसे फ्लड इज़ इनंडेशन, ऐसे यहाँ से चिपका करके मत लिखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आपको प्रेजेंटेबल लगे कॉपी। और जब आप 1 2 3 लाइन का आपने इंट्रो कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद एक सफिशिएंट मात्रा में गैप डालिए, फिर अगला लिखिए, फिर उसके बाद गैप डालिए। तो इससे क्या रहेगा, कॉपी बहुत आपकी, मतलब इतना एग्जामिनर को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ आपकी कॉपी के अंदर जूम कर करके ढूंढ रहा है कि आपने कहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, कहाँ पे डेटा डाला है।
तो इस तरह की कोशिश करते रहिए। तो एक तो मैंने डेफिनेशन डाली, दूसरा इंट्रो में मैंने ये छोटा सा डेटा डाल दिया कि 40 मिलियन हेक्टेयर आर अफेक्टेड बाय द फ्लड, 10% ऑफ टोटल एरिया। रीज़न, फिर रीज़न मैंने डाल दिया इसी में, मैन मेड और नेचुरल हैं। अब देखो रीज़न, एक पिछले वाले मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, इस ऐसा डायग्राम बना दिया था ना, ऐसे वाला। तो इस बार हम चाहते तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे हेडिंग डाला, ऐसे ऐसे नहीं किया। हमने थोड़ा सा नया डायग्राम डालने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को जब मेरी कॉपी पलट रहा हो तो उसे मोनोटोनस ना लगे, उसे नए नए चीज़ें देखने को मिलें, तो वो ज़्यादा नंबर देगा। कॉजेस में मैनमेड डाला, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रोचमेंट, हाई पॉपुलेशन, सिल्टेशन, अनप्लान्ड, अनसस्टेनेबल। देखो इससे स्कोप बढ़ गया ना हमारा। हमने कॉजेस को पहली बार तो 2 तरीके से बताया कि मैनमेड नेचुरल होते हैं। कोई नॉर्मल कॉज लिख रहा होगा तो 6 पॉइंट लिखेगा, मैंने 6 5 11 पॉइंट ऐड किए, भले ही सिर्फ कीवर्ड डाले हैं बट है तो ज़्यादा ना। फिर नेचुरल में क्लाउड बस्ट, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, साइक्लोन, सुनामी, ये सब डाल दिया, ऐसे कर लो। फिर फ्लड्स नॉट ओनली इम्पैक्ट सोशो इकोनॉमिक लाइफ बट डिस्टर्ब इकोलॉजी ऑफ एन एरिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये कह रहा है, कॉजेस पूछा है, हमने कॉज बता दिया। अब आप कहोगे मैडम आपने मिटिगेशन पे नहीं गई, आप इफ़ेक्ट क्यों बताने लगी? तो इसलिए मैंने बताया ताकि एग्जामिनर को आउट ऑफ मतलब कॉन्टेक्स्ट ना लगे कि मिटिगेट शुरू कर दिया। एक लाइन लिखने में क्या जाता है कि फ्लड्स नॉट ओनली इम्पैक्ट करते हैं, मतलब यू नो ना कि कॉज है, कुछ उसका इम्पैक्ट है और मिटिगेशन का सल्यूशन आप क्या कर रहे हो। तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड्स, और वो सोशियो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सब एरियाज़ में। अब वेज को मिटिगेट क्या है, तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच एंड प्रोएक्टिवनेस इज़ नीडेड। अब देखो मिटिगेशन के तरीके भी वही आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट करके लिखते, लेकिन अगर मैंने लिखा तो मैंने कैसे लिखा, मैंने क्या किया कि देखो डिजास्टर मैनेजमेंट जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो हर एक डिजास्टर को मैनेज करने के 3 तरीके हैं, 3 लेवल पे। पहला प्री, फिर ड्यूरिंग एंड पोस्ट। उसी को मैंने हर एक डिजास्टर में अपनाया। जैसे मान लो फ्लड आया या फिर साइक्लोन आया या फिर सुनामी आई, तो जब भी आपके पास स्कोप हो ना लिखने का, पूछा जाए तो मिटिगेशन के तरीके, तो आप तुरंत उसको उसी मोड में डाल दो कि प्री फ्लड प्रिपेयर्डनेस कैसे करोगे, कि फ्लड आया नहीं उसके पहले क्या करोगे, डिसिल्टेशन करवाओ, फ्लड प्रूफ स्ट्रक्चर, फ्लड वार्निंग्स। जब फ्लड आ गया तब क्या करोगे, शेल्टर प्रोवाइड करो, मेडिसिन, फूड, फ्यूल, इवैक्यूएशन करो सबका, फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करो ताकि कोई पैनिक ना करे। आफ्टर फ्लड क्या करोगे, फ्लड चला गया, अब क्या करोगे, अब आपको रिव्यू करना है, फीडबैक लेना कि आखिर पहले कौन से एक्शन आपने लिए, उनकी क्या कमी रही कि फिर से फ्लड आया और फिर से इतनी जान माल की हानि हुई। तो अडॉप्ट लर्निंग। अच्छा ये जब आपको एग्जामिनर देखेगा ना तो कहेगा इसका मतलब इस बंदे के पास काफ़ी डेप्थ नॉलेज है कि प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग तीनों स्तर पे इसने समझाया। भले ही 2 पॉइंट समझाए हैं लेकिन इसने कितनी डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग है, ये बहुत फ़ायदा करता है। लास्ट में आपने एक इंट्रो डाल दी, एक कंक्लूज़न लिख दिया। कंक्लूज़न में क्या है कि विद मल्टी लेवल कोऑपरेशन, मतलब स्टेट का, सेंटर का, अर्बन बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के आपने पहले ही अर्ली वार्निंग दे दिया, सबको पहले ही सूचित कर दिया कि फ्लड आ रहा है, यहाँ से निकल जाओ। और लिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कि जो भी डेवलपमेंट है मनरेगा के तहत जितने भी तालाब बन रहे हैं कुछ ऐसा बने कि वहाँ पे फ्लड्स ना आए। डिजास्टर प्रिपेयरनेस में प्रोवाइड गुड सोल्यूशन। सो ये ना एक होलसम है, आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इन इंडिया बट इन विच some basic fact are accepted to consider, discuss also, suggest। ये बड़े नंबर का क्वेश्चन था, शायद लॉन्ग आंसर है ये, हाँ ये लॉन्ग आंसर है। तो इसका इसीलिए इसमें कई सारे की पॉइंट्स है। पहला कि ड्रॉट की अपनी विशेषता है इंडिया में, ये बताना है पहला। दूसरा आपको फॉर विच सम बेसिक फैक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंसिडर्ड, बेसिक फैक्ट आपको बताने। फिर सजेस्ट द वेज कि कैसे कैसे आप ड्रॉट को टैकल कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, ड्रॉट की डेफिनेशन दीजिए। ड्रॉट रिफर्स टू द रिडक्शन इन द वाटर लेवल एन एरिया, इट मे बी, इसको मैंने बता दिया कि हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है, मीटेरोलॉजिकल, एग्रीकल्चर। जब टाइम नहीं था ना ही स्कोप था, बट मैंने क्या थोड़ा समझाया कि हाइड्रोलॉजिकल वाटर टेबल की कम होना, मीटेरोलॉजिकल रेनफॉल कम होना, और एग्रीकल्चर
मतलब सॉइल वाटर कम होना। इस तरह से उसको क्या पता चल गया कि ये जो एस्पिरेंट है इसको ड्रॉट के बारे में मालूम है, उसके टाइप्स मालूम है, और वो क्या क्या टाइप्स के अंदर होते हैं वो भी मालूम है। इसमें मैंने ये देने की कोशिश की। तो ये एक इंट्रो हो गया मेरा। अब आते हैं डेटा। देखो डेटा मैंने फिर यहाँ पे डाला। ये डेटा आपको मतलब रैंडमली कहीं से भी नहीं मिलेगा। आपको एक अगले 80-90 दिनों में आपको एक बुक बनानी होगी। उस पर क्या करना है, हर टाइप के जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके सिलेबस में, उसके लिए आपको कम से कम 4-5 पॉइंट के डेटा होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई एनालिटिक्स, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। 68% एरिया इज़ अंडर ड्रॉट, बस लिख दिया, ख़त्म। उसको पता है ना कि हाँ सी इज़ अवेयर अबाउट इट। फिर बेसिक फैक्ट, क्योंकि इसने क्या कहा था, करेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बेसिक फैक्ट बताओ। तो मैंने क्या बताया, आउट ऑफ टोटल रेनफॉल 80% अकर इन द 100 डेज इन साउथ वेस्टर्न। तो मतलब ये टेम्पोरल हो गया कि कम टाइम में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, इसलिए ड्रॉट रहता है इंडिया में। दूसरा कि 20 स्टेट में लेस देन 70 mm रेनफॉल रहती है, और ये स्पेशल हो गया, मतलब कि रेनफॉल जो होती है वो कुछ ही एरिया में रहती है कंसनट्रेटेड, बाकी एरिया सूखे पड़े रहते हैं। 2 करेक्टरिस्टिक। तीसरा कि एट द सेम टाइम एन एरिया इज़ अफेक्टेड बाय फ्लड और सेम टाइम ड्रॉट रहता है, मतलब रीजनल वेरिएशन रहता है। कि सपोज़ बेंगलोर का इशू है कि एक जगह ड्रॉट रहता है और उसी समय एक जगह सूखा फ्लड रहता है। दूसरा एग्जांपल, असम में फ्लड रहता है, उसी टाइम पे राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है। तो ये मैंने लिख दिया। चौथा पॉइंट कि 10 मेजर रिवर बेसिन है जिनके पास वाटर एबव एवरेज है, और स्टिल हम ड्रॉट की कंडीशन फेस करते हैं। कि इतनी बड़ी बड़ी गंगा यमुना जैसी रिवर होने के बाद भी ड्रॉट से पीड़ित रहता है बुंदेलखंड वाला एरिया। तो मैंने ये 4 चीज़ें अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, अलॉन्ग विद डेटा सफाइज करने की कोशिश की है। ये हो गया। फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेड एंड सजेस्ट वेज, अब वेज कह रहा था, फिर यहाँ कॉजेस नहीं पूछा था, बट हमें लिखना है। भले ही 4 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, बट एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ यू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो अनवाइजली यूज़ ऑफ वाटर, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, थोड़ा एग्जाम्पल डाल दिया, राइस कल्टिवेशन इन पंजाब, देन लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड रिचार्ज टेक्नोलॉजी, देन वाटर पोल्यूशन, ये सब डाल दिया। सोल्यूशन में फिर आते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, फोकस किया है सोल्यूशन पे, सजेस्ट वेज टू टैकल। अब हम वेज पे आते हैं, ये मेन हमारा मार्क्स मिलने वाला एरिया है। इश्यूज ऑफ ड्रॉट कैन बी सॉल्व बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखो मैंने जगह जगह पे अंडरलाइन भी किया, ये भी आपको सीखना है। जगह जगह पे मैंने फॉर्मेटिंग आंसर की चेंज करने की कोशिश की है, इनफ गैप रखा है कि दिखे, और गोला किया बड़ा बड़ा कि उसको पॉइंट दिखें हमारे कि हाँ मैंने ये सारे पॉइंट लिखे हैं। डब्बा बनाने की कोशिश की है कि सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी फॉरवर्ड है। अब देखो कंजर्वेबल वाटर एंड रिसाइलिंग ऑफ वाटर, ये तो मैंने थोड़ा लिखा। अब सोल्यूशन ऑफ ड्रॉट, मेरे पास इतना ही पेज बचा हुआ था क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चन 3 पेज में करने हैं, इतना ही पेज था, लिखना बहुत कुछ था, क्या करते। फिर मैंने ये डायग्राम सोचा, मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कुछ लिखें, सब कुछ आ जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्प्रिंकल ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। फिर मिहिर शाह की कमेटी डाल दी कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब एग्जाम में नहीं पूछ रहा ना कि क्या रिकमेंडेशन दी, बस उसे इतना देखेगा कि मिहिर शाह कमेटी, वो कहेगा अच्छा मतलब तुम्हें आता है कि कोई कमेटी भी बनी है इस चीज़ पे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, गोदावरी कृष्णा एग्जाम्पल डाल दिया, हो गया। अब लास्ट में फिर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बहुत वे फॉरवर्ड पॉजिटिव लुकिंग देना, अच्छा सा क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मैनी स्कीम्स लाइक PM कुसुम योजना, PM सिंचाई। अब इसमें देखो मैंने कमेटी डाला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के आंसर में, पहला। दूसरा डेटा डाला है। तीसरा मैंने स्कीम्स भी डाली हैं। चौथा मैंने फ्लो चार्ट अच्छे से बनाए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें रखना है। और एक मैंने ये देखो कोटेशन डाला, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कैंपेन, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बार दोहरा चुके हैं, मैंने उसको डाल दिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट इन इंडिया। और इतना स्पेस बच गया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा हो गया मेरा काम। तो अब क्या है, देखो एक जगह मैंने सोल्यूशन कई मल्टी फेसेटेड बताए थे कि सोशल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, या जिस स्टेज पे आप सोल्यूशन टेक्निकल ला सकते हो, इस पे मैंने कुछ अलग कर दिया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब कोई और लिखेगा तो कैसे लिखेगा, मतलब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लिखें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ दिस एंड दैट एंड ऐसे ऐसे हो सकता है ड्रॉट का सोल्यूशन, टाइम नहीं बचेगा भैया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पेपर,
उसमें हमें अनलिमिटेड बातें बतानी हैं जिससे एग्ज़ामिनर हमको अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो ऐसा करना पड़ेगा और ये विद प्रैक्टिस आएगा। अब क्वेश्चन है फॉरेस्ट फायर पे। फॉरेस्ट फायर इमर्ज ग्लोबल प्रॉब्लम। अब ग्लोबल आ गया तो इसका मतलब है आपको थोड़ा आउट ऑफ इंडिया देना पड़ेगा एग्जाम्पल। डिस्कस द कॉज, आराम से करना है। फिर सजेस्ट मीजर्स। देखो एक चीज़ और यहाँ से सीखो कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हर क्वेश्चन में कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े तुरंत देखा कि अच्छा ये फॉरेस्ट फायर है, ग्लोबल, फिर कॉजेस अंडरलाइन किया ताकि हमें कीवर्ड, और मैं आंसर लिखते टाइम 2 बार तो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ती थी कि मैं गलत ट्रैक में ना जाऊँ। सजेस्ट मीजर्स, तो 3 चीज़ें हैं, फॉरेस्ट फायर, कॉजेस, सजेस्ट मीजर्स। और देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने ये मन में डायग्राम सोच लिया था कि इस बार हमें कुछ कॉजेस है, फॉरेस्ट फायर है तो नेचुरल और मैनमेड करेंगे, तो कुछ ऐसा 2 तरीके में करना है, ठीक। तो ये पहले सोच लिया था। ये सब विद द प्रैक्टिस आएगा। 60 से 70 टेस्ट जब लिखोगे, 1000 प्लस क्वेश्चन आपने मेंस के लिए जिस दिन लिख लिए उस दिन आपको ये सब अपने आप आने लगेगा, मान लीजिए बात। तो इंट्रो कैसे किया, फॉरेस्ट फायर हैव बीन बिकमिंग न्यू थ्रेट, ग्लोबल थ्रेट एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, कपलिंग ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सा, क्योंकि उस टाइम मुझे ना कोई रियल टाइम में डेफिनेशन याद आ रही थी, कुछ नहीं, तो मैंने सिंपल इसको जोड़ के शुरू कर दिया। कॉजेस क्या पता है, कॉजेस फिर वही मैन मेड, नेचुरल। देखो पिछली बार मैंने क्या बनाया था, ऐसे कोई करके एक डायग्राम था। इस बार मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ अलग लगना चाहिए। क्या हुआ इसमें, नेचुरल में लाइटनिंग है, ड्राई लीव्स हैं, ड्राइनेस ऑफ ट्रीज है, फ्रिक्शन है। और मैन मेड में अनबर्न सिगरेट डाल देते हैं लोग, फिर इलेक्ट्रिक वायर वाला, फिर सिल्वीकल्चर पर्पज से जो कंट्रोल फायर की जाती है, स्लैश एंड बर्न, ये सब। फॉरेस्ट फायर ऑफ नैनीताल, अल्मोड़ा, फिर कैलिफोर्निया, ग्लोबल एग्जाम्पल डाल दिया, अमेजन फॉरेस्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब कर दिया। इम्पैक्ट में आओ तो इम्पैक्ट आप लिखना चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, छोटा छोटा ऐसे लिख दिया। हालांकि इम्पैक्ट पूछा नहीं था, देखो कॉजेस पूछा था और मेज़र पूछा था, मैंने इम्पैक्ट डाला कि ताकि मेरा कंप्लीट आंसर लगे। बायोडाइवर्सिटी लॉस, लॉस ऑफ लाइफ, सॉइल डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सब। मेजर फॉर प्रिवेंशन क्या है, तो पहला स्प्रेइंग वाटर CO2 गैस थ्रू जेट्स, क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट लाइन 3-4 मीटर की, फिर ड्राइनेस जो ड्राई लीव्स उनको कलेक्ट कर लो, पेट्रोलिंग करो, स्लैश एंड बर्न। देखो अंडरलाइन करते जा रहे हैं ताकि एग्जामिनर भी ऐसे ही पढ़ेगा। अच्छा, अवेयरनेस पब्लिक, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, फिर सैटेलाइट उस टाइम फॉरेस्ट ट्रेनिंग में ये सब सैटेलाइट हम पढ़ रहे थे तो मैंने डाल दिया था, बाकी मुझे आती खुद नहीं थी कि फॉरेस्ट वाली ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो हम लोग गए थे तो वहीं से याद थी तो डाल दिया मैंने। फिर डिप्लॉयड इन इंडिया, फॉरेस्ट अलर्ट, फिर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिवेंशन सेल, ये सब करके 7 पॉइंट। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मतलब अलग नहीं किया है कि हाँ प्री और पोस्ट और ड्यूरिंग वाला करें, जो समझ में आ रहा था मैंने लिखे हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं। Government of India has implemented many plan like forest fire mitigation and prior monitoring may prevent fire disaster। अच्छा देखो 3 पेज लिखने होते हैं बड़े क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मेरा इतना स्पेस खाली रह गया। और मैंने कई लोगों की कॉपी देखी हैं, वो जब रियल टाइम में नहीं लिखते हैं, मतलब जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब क्या करेंगे, पेज के कॉर्नर से शुरू करेंगे और एंड यहाँ तक लिखते जाते हैं बढ़िया अच्छी से राइटिंग में। क्यों, क्योंकि टाइम बाउंड नहीं लिखते हैं। 10 मिनट के अंदर आपने अगर ऐसा लिख लिया तो मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर लिखना, इसलिए मेरी देख रहे हैं राइटिंग भी ख़राब हो रही है धीरे धीरे, और ये लास्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए और राइटिंग ख़राब हो रही है। फिर 7वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है इंडिया जनरेट 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट एक की है, फिर है मेजर इन्वायरमेंट डिसरप्टर है, डिस्कस करना है। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा छोटा बना लिया था कि कुछ ऐसा करना है, लेकिन शायद हम रियल टाइम में ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचा था, बट मैंने सोचा था कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसमें कैसे शुरू किया, अब इसमें मेरे पास डेटा था CPCB का कि इंडिया जनरेट इतना प्लास्टिक वेस्ट एवरी डे और इतना रिसाइकलिंग करते हैं, जिसमें इतनी प्लास्टिक यूज़ होती है इंडिया, 43% पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है, मेनली सिंगल यूज़। ये एक रिपोर्ट थी CPCB की, उसका मुझे पता था डेटा, करंट अफेयर में पढ़ते रहते थे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया चूँकि रिलेट कर रहा था। आप कुछ भी इस तरह का सोच के डाल सकते हैं, ठीक।
फिर क्या था अगला अगला है कि बताना है कि जनरेट करता है डिसरप्टर है। अब देखो अब डेटा सोर्स क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन प्लास्टिक आर मेजरली यूज क्यों होता है, थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि ये चीप है, इजी अवेलेबल है, ड्यूरेबल है, फिट फॉर ऑल है। फिर इन्वायरमेंटल डिसरप्टर, ये मेन बॉडी पे हम आ गए। मेन बॉडी पे डिसरप्टर कैसे बना हुआ, तो मरीन पोल्यूशन करता है। एग्जाम्पल डेटा के साथ किया, 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी है मरीन पोल्यूशन में प्लास्टिक की। क्यों? क्योंकि ये डिग्रेड हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक में। फिर देखो ऐसे मैंने कर दिया है कि बायोकम्युलेशन, बायोमैग्निफिकेशन। मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था एक्चुअली, आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट्स वाई आई डिड द सेम एंड यू कैन ऑल्सो डिड द सेम। और इसमें क्या रहता है, पॉइंट्स आप बता रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, बट वर्ड्स कम है आपके पास। तो फूड चेन ये सब डिस्टर्ब करता है। फिर दूसरा हार्मफुल फॉर एनिमल्स, मेटाबॉलिज्म, लीवर, किडनी, ये सब ख़राब होगी। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इसको मैं और इलाबोरेट करने वाली थी पर मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने अपने को 1 घंटा रिस्ट्रिक्ट किया था कि 1 घंटे से ऊपर नहीं लिखना, भले ही हम चाहे जितना ख़राब लिखें। तो इसलिए बाय द टाइम इम्प्रूव किए थे। ये टेस्ट नंबर एक्चुअली 18 है, तो शायद आपको जब हम टेस्ट नंबर 60 या 65 दिखाएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा देखने को मिलेगा। एयर पोल्यूशन, फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये सब। फिर 1 सिंगल प्लास्टिक बैग टेक्स 500 ईयर डिग्रेडेशन, इट्स सो सीवियरिटी ऑफ द इशू। गवर्नमेंट ने बैन लगाया प्लास्टिक पे, मार्पोल कन्वेंशन डाल दिया, होनोलुलु स्ट्रैटेजी डाल दी फॉर कर्बिंग, गवर्नमेंट शुड कम विद अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक फेज वाइज। ये तो मैंने क्या किया, चूँकि यहाँ पे शायद मुझे पॉइंट नहीं याद आ रहे थे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिसरप्टर में, तो मैंने अपना जो मेजर फोकस था वो कंक्लूज़न और वे फॉरवर्ड पे कर दिया। और वे फॉरवर्ड इसको देखो कितना मैंने, मतलब इसमें सब कुछ डाल के लिखा है। वर्ड की स्ट्रैटेजी, वर्ड की जो कन्वेंशन है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है, और सीवियरिटी ऑफ द इशू, सब मिला करके मैंने, थोड़ा सा लंबा मेरा कंक्लूज़न हो गया बट मैंने कोशिश की। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सो ये कॉपी मैंने दिखाई है, आगे मैं ऐसे और कॉपीज़ लेकर के आऊँगी। होपफुली इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको देखिए, इसको मैं टेलीग्राम चैनल जो UPPCS टॉक्स बना हुआ है उस पर मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग इसको देखिए और इससे बहुत सारे इन्फ्रेंशंस लीजिए कि कैसे आपको लिखना है, इनकलकेट करिए और विद द टाइम आपके अंदर भी सारी क्वालिटीज़ सब कुछ आ जाएगा। बस आप करते जाइए, लिखते जाइए, डरिए मत कि मेरा ऐसा नहीं लिख रहा तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, लिख लेंगे, बस करते जाइए। सो ऑल दी बेस्ट है सबको मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और जो नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जून से लेकर के दिसंबर तक आंसर राइटिंग करनी है, तो वो भी इससे सीख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी शिकायत हो, इस कॉपी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगी। और ऐसे ही अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो किसी भी और टॉपिक पे, मेंस की कॉपीज से रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी जो मेहनत है वो आप लोग के लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। सो ऑल दी बेस्ट है सबको। ये कॉपी अपलोड कर देंगे, मैं कर दूँगी, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, ऑल दी